वाइस चांसलर प्रोफेसर तारकेश्वर कुमार सिंह जी, डॉक्टर रवेश कुमार, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डॉक्टर संतकेश कुमार सिंह जी, डॉक्टर राजीव कुमार सिंह जी। सावरकर जी पे मैंने गए करीबन 3 या 4 सालों में कम से कम 25-30 व्याख्यान किए होंगे, लेकिन जब भी मुझे स्टूडेंट्स को एड्रेस करने का मौका मिलता है उसके अंदर मुझे एक अलग रुचि होती है। मुझे लगता है कि ये मैसेज जो है ये फ्यूचर जनरेशन के लिए है और स्टूडेंट के माध्यम से ये और रफ्तार से पहुंचेगा। दोस्तों, ये राष्ट्रीय पुनर्जागरण का समय है। दिस इज ए फेज ऑफ नेशनल रीअवेकनिंग। It should have begun soon after independence. There was ample ground for this phase to begin soon after independence. Our great saints, Swami Vivekananda, Maharishi Aurobindo, Dayananda Saraswati, Swami Pranavanand ji of Bharat Seva Ashram Sangh, a great saint, had already prepared the ground. But very unfortunately, Godse killed Gandhi ji, and that gave an opportunity to some people who did not believe so much on Indian ethos to turn the tables and continue with the same policies which had led to India's partition, namely Hindu-Muslim unity at Hindu cost and complete non-violence. These are two main reasons which led to India's partition. Complete non-violence, not non-violence alone. Non-violence is part of our ethos. Complete non-violence. कोई आप पे प्रहार करता है तो आप प्रहार सहन कर लो, उस प्रतिकार मत करो। ऐसी व्याख्या नॉन वायलेंस की मैं मानता हूं कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने भी नहीं की थी। ये पॉलिसीज जारी रही। गांधी जी का अच्छा काम था, समाज रचना का काम था, उस पर कम ध्यान दिया गया। वो समाज गांधी जी की जो गलतियां थी उनको अडॉप्ट किया गया और वो काम आगे बढ़ा। तो आजादी के बाद जिन कारणों से भारत का विभाजन हुआ था वही पॉलिसीज कुछ हद तक जारी रही। मिसाल के तौर पे 1957 में जवाहरलाल नेहरू के कहने से कांग्रेस ने केरला मुस्लिम लीग के साथ इलेक्टोरल समझौता किया। मतलब वही पार्टी के साथ किया समझौता जिस पार्टी ने भारत का विभाजन करवाया था। ये एक दाखला है, जैसे कई दाखले हैं। फॉर एग्जांपल 1921 का जो 20-21 का जो खिलाफत मूवमेंट था, उस टाइम पे खिलाफत रेजोल्यूशन कांग्रेस ने पास किया था। उसमें यह कहा गया था उस रेजोल्यूशन में कि आजाद भारत की जो फॉरेन पॉलिसी होगी उसमें द रिलीजियस ऑब्लिगेशंस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। और वही पॉलिसी आजादी के बाद कई सालों तक हमने फॉलो की। फॉर एग्जांपल इजराइल, आज के इजराइल का गठन हुआ था 1948 में, और इजराइल का जो पहला रेजोल्यूशन था वो था expressing gratitude to India for the treatment which India and Hindus had given to Jews over the last 2000 years as against the atrocities they had faced
from other people across the world. फिर भी हमने 44 साल लगाए फुल डिप्लोमेटिक स्टेटस इजराइल को देने में। 44 साल तक हम इजराइल से एक तरीके से दूर भागते रहे और भारत और भारत का दुश्मन पाकिस्तान दोनों की एक ही पॉलिसी, इजराइल के संदर्भ में एक ही पॉलिसी चल रही थी दोनों देशों की। तो किस टाइप का समझौता हुआ, किस टाइप से जो एक राष्ट्रीय भावना थी उसको दबाने का प्रयास किया गया, इसका एक ही नमूने से कई नमूने हैं। मैं मानता हूं कि 2014 के अंदर एक सही रूप में एक पुनः जागरण का एक फेज शुरू हुआ। मैं प्रधानमंत्री का ब्लाइंड फॉलोअर नहीं हूं। अगर मेरी आप दोनों किताबें पढ़ेंगे, वो उनकी जो कार्यशैली है उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको प्रदर्शित करती हैं और एस्टैब्लिश करती हैं कि ही इज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इंडिया इन द लास्ट 100 years और लास्ट 70 years। तो लेकिन कोई इस बात से डिनाई नहीं कर सकता जो हिस्ट्री का जानकार है कि ये जो 2014 के बाद जो समय शुरू हुआ है वो राष्ट्रीय पुनर्जागरण, नेशनल रीअवेकनिंग का समय है। और उसमें जो देशभक्त मुसलमान है, देशभक्त दूसरी कास्ट के लोग हैं, उन सबके लिए जगह है। मतलब ये मानना कि ये सरकार एंटी मुस्लिम है, बिल्कुल गलत है। तो ऐसे समय में आपने मुझे ये व्याख्यान देने के लिए निमंत्रित किया, मैं उसको बहुत बड़ी बात मानता हूं। देखिए, भारत का विभाजन 1947 में हुआ, लेकिन सावरकर और एक बीएस मुंजे नाम के एक नेता हो गए जो हिंदू महासभा के नेता थे। ये दो ही ऐसे व्यक्ति थे जिनको 1937 में मालूम था कि बातें विभाजन के तरफ बढ़ रही हैं। क्या ऐसे कारण थे? इसके तथ्य मौजूद थे ही, पर देखने वाले ये दो ही लोग थे, खास करके सावरकर। देखिए, सर मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था, वो ये कविता लिखने के कुछ सालों के बाद ही कट्टरवादी बन गए थे। और जो मुस्लिमों के लिए अलग देश की जो पूरी बात है वो पहले रखने वाले वो थे। जिन्ना तीसरे नंबर पे। 1930 का जो मुस्लिम लीग का सेशन हुआ प्रयागराज में, उसमें उन्होंने कहा कि भविष्य में मैं आज का सिंध, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान में मुसलमानों के एक अलग देश की रचना होते हुए देख रहा हूं। ये उन्होंने 1930 में मतलब परिकल्पना पाकिस्तान की कर ली थी। पाकिस्तान नाम नहीं था उस टाइम। 1932 के अंदर एक रहमत अली चौधरी नाम के एक मुसलमान बंधु थे, जालंधर के थे, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे। उन्होंने एक पेपर फ्लोट किया, नाउ और नेवर, मुसलमान कम्युनिटी को ये कहते हुए कि ये मौका है अलग देश मांगने का। उसका नाम भी उन्होंने कॉइन किया पाकिस्तान। पाकिस्तान कॉइन करने वाले जो व्यक्ति हैं वो रहमत अली चौधरी हैं और जिन्ना ने उसको शेप दिया है ना। और 1936 में घटना हुई, बड़ी मायने रखती है। इससे ख्याल आ जाता है कि पाकिस्तान का जो फाउंडेशन की नींव डलना शुरू हो चुकी थी वो था सिंध जो है, सिंध मुंबई प्रांत का उस टाइम पे हिस्सा था। सिंध को मुंबई प्रांत से अलग किया गया 1936 के अंदर। सावरकर जी राष्ट्रीय फलक पे आए, पॉलिटिकल फलक पे 1937 के अंदर, जब वो उनको पूर्ण रूप से पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग लेने की परमिशन दी गई 1937 के अंदर। उस टाइम पे उन्होंने जैसे ही वो बाहर आए, पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग लेने की उनको परमिशन मिली, उनका वन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट था कि सिंध को अलग करना मुंबई प्रांत से ये एक एंग्लो मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है। और उनका जो पहला स्पीच है
जब उन्हें हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया 1937 दिसंबर में कर्णावती के सेशन में, उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान का उल्लेख कई बार किया हुआ है। और उस टाइम पे एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जब उनको अनुमति मिली पॉलिटिक्स में भाग लेने की, जब ये ख्याल है कि सावरकर आ रहे हैं पॉलिटिक्स में और कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे, उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस और 2 कांग्रेस के और नेता, उन्होंने उनको न्योता दिया कि आप कांग्रेस ज्वाइन करिए। उस टाइम पे सावरकर ने क्या कहा, ये जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है और इस पथ पे इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसका वापस आना नामुमकिन है। और भारतवर्ष में मुस्लिम तुष्टीकरण करके हिंदू हकों का हनन करना, ये देश के साथ धोखाधड़ी है। इट इज बिट्रियल ऑफ द नेशन। देयरफॉर आई वुड like to stand in the last row of true patriots than the first row of those who are betraying the nation in the name of nationalism. ये कहते हुए उन्हें हिंदू महासभा एक छोटी सी पार्टी थी, लेकिन हिंदू हकों का हनन नहीं कर रही थी। तो सावरकर की जो लड़ाई थी, ये बात बहुत समझना जरूरी है हमारे लिए, वो हिंदुओं के लिए स्पेशल हक मांगने की लड़ाई नहीं थी, वो समान अधिकार की लड़ाई थी। सावरकर जो मुस्लिम तुष्टीकरण का विरोध कर रहे थे, वो उनके जो समान अधिकार वाली जो विजन थी उसका भाग था। तो सावरकर ने पद ग्रहण किया और अगले 10 सालों में, 8 सालों में उन्होंने पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया और भारत की जनता और कांग्रेस को बार बार आगाह किया कि जो कांग्रेस है ये विभाजन के डायरेक्शन में जा रही है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण करती जा रही है। मुस्लिम, और जो कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण है वो मुस्लिम लीग का हथियार बन चुका है। क्या होता था कि जिन्ना अगर 5 डिमांड रखते थे, कांग्रेस उसमें से 1 या 2 को स्वीकार कर लेती थी। तो जिन्ना की डिमांड 3 नहीं हो जाती थी, वो और 5 डिमांड रख देते थे। पाकिस्तान कैसे बना ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। जिन्ना को डिमांड रखते थे, मुसलमान मतों को, मुसलमान फॉलोअर्स को अपने साइड करने के लिए कांग्रेस उसमें से कुछ डिमांड स्वीकार कर लेती थी, तो और डिमांड जिन्ना रख देते थे सामने। ऐसा करके स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान हुआ है। तो मैं ये हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान जो है वो एक सेल्फ गोल है। भारत का विभाजन है वो कांग्रेस का एक सेल्फ गोल है। अगर तुष्टीकरण न हुआ होता, तुष्टीकरण की नीति अगर कांग्रेस ने नहीं अपनाई होती या उससे मुंह मोड़ लिया होता, सावरकर के आने के बाद सावरकर की आगाहियों को ध्यान में रखते हुए, तो भी भारत का विभाजन न होता। और कांग्रेस और सावरकर ने क्या प्रयास किए उसका एक दाखला दूंगा मैं आपको। 1900 वो विभाजन स्वीकार किया कांग्रेस ने, उस घड़ी तक वो विभाजन रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे। उन्होंने 1944-45 में अखंड हिंदुस्तान कॉन्फ्रेंस बुलाई दिल्ली के अंदर। उसमें कौन थे लोग? उसमें रामानंद चटर्जी, उस टाइम के जो इंडिया टुडे कही जा सकती है मॉडर्न रिव्यू उसके एडिटर, राधा कुमुद मुखर्जी उस टाइम के समय बड़े इतिहासकार, वीवीएस शास्त्री, इवन सीवी रमन, वो भी सावरकर के फेवर में थे। तो सावरकर ने अंत तक प्रयास किए विभाजन को रोकने के, लेकिन क्योंकि गांधी जी के प्रभाव की वजह से भारत की जो जनता थी वो कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। जो गांधी जी के आदर्श थे, उनकी जो गरीब मतलब पॉवर्टी एलिमिनेशन, आपका ट्रस्टीशिप, ग्राम स्वराज टाइप की जो विजन थी, उसका भी एक महत्व था लोगों के अंदर और सही था। उसको देखते हुए कांग्रेस के साथ जनता गई। और जब कांग्रेस ने 1945 के अंदर जब एक अखंड हिंदुस्तान का एक रिजोल्यूशन पास किया, कब किया? 1942 में पार्टीशन को कांग्रेस एक्सेप्ट कर चुकी थी, पर जब 1945-46 का जो इलेक्शन हुआ सेंट्रल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली का, जो लास्ट इलेक्शन माना जाता है आजादी के पहले का,
तो उस टाइम पे कांग्रेस को डर लगा कि शायद सावरकर के कैंपेन के वजह से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। उस टाइम पे कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया अखंड हिंदुस्तान का, बिल्कुल लोगों की आंख में धूल झोंकने का रेजोल्यूशन था। उस टाइम पे भी कांग्रेस सावरकर ने खूब आगाह किया देश को कि ये जो रेजोल्यूशन है ये देश को मिसगाइड करने वाला रेजोल्यूशन है। कांग्रेस अगर इलेक्शन जीतती है तो भारत का विभाजन होगा ही, और वैसा ही हुआ। कहने का मतलब कांग्रेस भारत के विभाजन को रोकने के लिए सावरकर अंत तक प्रयास कर रहे थे। ये इसके लिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि सावरकर इज द फादर ऑफ टू नेशन थियरी, वो कितना गलत है। ऑन द कॉन्ट्री, सावरकर दो फ्रंट पे फाइट कर रहे थे। एक ब्रिटिशरों के सामने कर रहे थे और दूसरा मुस्लिम कट्टरवादियों के सामने लड़ रहे थे। दो फ्रंट पे फाइट कर रहे थे। अगर इसके लिए मैंने हमारी किताब में हमने कहा है कि वीर सावरकर जो है वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह है। उसका मूल कारण यह है कि भारत पे जो आपत्तियां आई गए 70 सालों में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, उन सभी आपत्तियों की भविष्यवाणी वीर सावरकर ने आज से 60 से 80 साल पहले कर दी थी। अपन स्टार्ट करेंगे आसाम से। आसाम में जब 1940 के दशक में ईस्ट बंगाल की घुसपैठी आ रहे थे, बड़ी मात्रा में वहां ब्रह्मपुत्र वैली में सेटल हो रहे थे, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर। उस टाइम पे सावरकर आसाम के बाहर के पहले नेता थे जिन्होंने वार्निंग दी कि ये जो घुसपैठी आ रहे हैं वो आसाम की संस्कृति और हमारी उत्तर पूर्व पट्टी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेंगे। उस टाइम पे नेहरू जी ने कहा, नेचर एबॉर्स वैक्यूम, जहां खाली जगह होगी वहां लोग आके रहेंगे, हम कैसे उनको रोक सकते हैं। तो उस टाइम पे अपनी जो उनकी एक हार्श शैली थी, काफी कठोर शैली थी, उसमें उन्होंने जवाब दिया सावरकर ने कि पंडित नेहरू को जो पर्यावरण का ज्ञान है बड़ा निम्न कक्षा का है। नेचर ऑल्सो एबॉर्स पॉइजनस गैस, जहरीली गैस का भी पर्यावरण उतना ही विरोध करता है। और उनकी बात सही पड़ी। उस टाइम पे मुसलमानों की जो संख्या थी वहां पे परसेंटेज के रूप में वो 10 या 11% थी, आज 35% है। और उसमें से कई कट्टरवादी बन चुके हैं। उस टाइम पे इतने कट्टरवादी नहीं थे। वहां पे देवबंद फैला, वहाबिज्म फैला, और वहां पे एक बड़ी प्रजा का एक बड़ा भाग मुसलमान प्रजा का है। वहां पे मुख्य धारा में रहने वाले देशभक्त मुसलमान अभी भी हैं, लेकिन संख्या उनकी बढ़ती जा रही है जो लोग भारत की अखंडता में विश्वास नहीं रखते, एकता और अखंडता, क्योंकि वो वहाबिज्म का प्रभाव बढ़ रहा है। चाइना के बारे में 1952 में, आज के चाइना का गठन हुआ था 1948 में। 1952 में सावरकर ने देखा कि चाइना सैनिक रूप से भारत से आगे बढ़ चुका है। उस टाइम पे उन्होंने वार्निंग दी, देश को आगाह किया। उन्होंने कहा, देश को मतलब पंडित नेहरू को आगाह किया। उन्होंने कहा कि चाइना जो हमारे कंपैरिजन में सैनिक रूप और आर्थिक रूप से वीक था, वो हमसे आगे निकल चुका है मिलिट्री स्ट्रेंथ के अंदर। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें बहुत नुकसान होगा आगे जाके, क्योंकि उस टाइम पे चाइना तिब्बत को हथिया चुका था। 1950 में हथिया लिया था उसने तिब्बत को। उस टाइम पे सावरकर ने कहा था 1952 के अंदर कि भारत को अणु शक्ति बनना चाहिए, इंडिया शुड बिकम ए न्यूक्लियर पावर, जो हमने स्वीकार किया 25 साल के बाद में। अगर उस टाइम पे स्वीकार किया होता तो शायद हम आज महासत्ता होते। 1954 के अंदर जब जवाहरलाल नेहरू पंचशील नाम का एक मंत्र लेके आए, ये कहते हुए ये 5 मंत्र अगर भारत और भारत के पड़ोसी देश उसका अनुकरण करते हैं तो भाईचारे से रह पाएंगे। उस टाइम पे सावरकर ने कहा कि इस टाइप की चिकनी चुपड़ी बातें करना चाइना के साथ में ये बहुत ही खतरनाक है। अगर ऐसी पॉलिसी चाइना के संदर्भ में भारत की जारी रही तो मुझे थोड़ा भी अचंभा नहीं होगा कि भविष्य में चाइना भारत पे आक्रमण करके भारत की जमीन हथिया ले। जो भविष्य पे 3 हिंदू प्रभावित तालुका जीते थे, तहसीलें, वो हमने वापस कर दी। उसके वजह से वहां के लोगों ने जो हमारी आर्मी को मदद की थी, ब्रिगेडियर भवानी सिंह थे उसमें,
जिन्होंने सिंध की 3 तहसील जीती थी और वहां के लोगों ने जो मदद की थी, उनको डर बैठ गया और जब हमने तहसील वापस कर दी, 1 लाख हिंदुओं का वहां से माइग्रेशन हुआ है भारत में अपनी जान बचाने के लिए। तो हम लोग थ्रू आउट ऐसी पॉलिसीज फॉलो कर रहे थे जो, देखिए फॉरेन पॉलिसी की बात की मैंने, नरसिम्हा राव ने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन रिस्टोर किए मेरे ख्याल से 92 के अंदर, 91 के अंदर इजराइल के साथ। तो हमारी जो पॉलिसी थी वो हमारी जो कट्टरवादी मुस्लिम नेता थे, देख मुस्लिम के अंदर भी 3 भाग है, एक मोस्ट कट्टरवादी है, एक कम कट्टरवादी है और एक सहिष्णु है। तो हम लोग जो मोस्ट कट्टरवादी थे उनके कहने पे हमारी फॉरेन पॉलिसी चला रहे थे इजराइल के संदर्भ में 44 साल तक, 44 इयर्स। तो किस टाइप का धोखा हमारे साथ हुआ है देश के साथ में, इसका आपको अंदाजा जाएगा। दूसरी, आप सोचते हो कि इतने बड़े हो गए वीर सावरकर, क्यों उन पे प्रहार होते रहते हैं? इसके लिए होते रहते हैं, अब आपको ख्याल आएगा कि वीर सावरकर जो है वो भारत की एकता और अखंडता के समय बड़े प्रतीक हैं। या तो आप उनको कहो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह, या तो उनको कहो भारतीय सुरक्षा के नॉस्ट्राडेमस, क्योंकि जो भी आपत्तियां अभी चल रही हैं, हम फेस कर रहे हैं, सबके भविष्य उन्होंने कहा था पाकिस्तान के बारे में, कृपलानी को कहा था 1942 में जब पाकिस्तान पार्टीशन रेजोल्यूशन पास किया कांग्रेस ने 1942 के अंदर। उसके बाद में कृपलानी को सावरकर ने कहा था कि कृपलानी, आप ये मानते हो कि पाकिस्तान देके ये जो समस्या हल हो जाएगी? उन्होंने कहा कि जिन लोगों के हाथ में जो आज सिविल वॉर करके अलग देश हथियाना चाह रहे हैं, उनके हाथ में हथियार आ गए, उनके हाथ में साधन आ गए, तो भारत की क्या हालत करेंगे इसका आपको अंदाजा नहीं है। आज देखिए कि हमारे सैनिक रोज शहीद होते हैं, हमको उसकी असर भी नहीं होती। अच्छा, 4 दिन पहले मतलब हमारे आजादी के 76 एनिवर्सरी के अगले दिन 4 हमारे सोल्जर शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए कश्मीर में, हमको असर ही नहीं होता। मुझे हमेशा सावरकर की याद आती है कि सावरकर ने जो कहा था कि जिन लोगों के हाथ में जो कट्टरवादी हैं और जो सिविल वॉर करके एक नया देश हथियाना चाह रहे हैं, उनके हाथ में अगर साधन आ गए तो देश की क्या हालत करेंगे, हमारे देश की। तो एक तरीके से कांग्रेस ने हमको एक तरीके से जिसको बोलते एनेस्थेसिया दे दिया। तो एनेस्थेसिया बाहर निकलने का जो एक क्रम है वो शुरू हो चुका है, वो सावरकर की उसमें मुख्य भूमिका है। दूसरा कि सावरकर को, मैं जैसे पहले ने आपको कहा कि सावरकर को ये लोग क्यों सावरकर के पीछे पड़े थे, क्यों उनको बदनाम करते हैं? क्योंकि जो लोग जिनकी राजनीति विभाजित भारत पे आधारित है, जिनकी आइडियोलॉजी विभाजित भारत पे आधारित है, उनके लिए अनिवार्य है कि वो सावरकर को एक विलन के रूप में प्रदर्शित करें। दैट इज द मेन रीजन कि ये सावरकर के पीछे पड़े। उनको लगता है कि अगर सावरकर की विजन हमारी भावी पीढ़ियों के अंदर अगर फैल गई तो हमारा जो मंसूबा है भारत को विभाजित रखने का, वो खत्म हो जाएगा। और इसलिए ये लोग नई नई बातें अलग अलग आक्षेप करते रहते हैं। पहला आक्षेप हम लेंगे माफी पत्र। देखिए, सावरकर ने 1 या 2 नहीं 10 माफी पत्र लिखे थे। He had written 10 mercy petitions to the British government। पर आपको देखना हो किस परिवेश में आप उसको देखना चाहिए। देखिए, सावरकर जो थे वो छत्रपति शिवाजी के रास्ते का अनुकरण करते थे। तो उनको टू वे सावरकर with the principles of गांधी is very unfair to him। हम सावरकर के एक्शंस की तुलना गांधीयन प्रिंसिपल से नहीं कर सकते। हमें शिवाजी का चरित्र जानना होगा जानने के लिए कि सावरकर ने ऐसा क्यों किया। देखिए, शिवाजी ने अपने 36 साल के कार्यकाल में 5 माफी पत्र लिखे औरंगजेब को, और जो सावरकर ने लिखे वैसे ही है वो बिल्कुल। हर एक माफी पत्र के पीछे एक चाणक्य नीति थी। ये 5 माफी पत्रों में से 3 माफी पत्र के बाद में
औरंगजेब और शिवाजी की संधि हुई, और तीनों संधियां शिवाजी ने खुद ने तोड़ी, औरंगजेब ने नहीं तोड़ी, क्योंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट था। उनका लक्ष्य था हिंदवी स्वराज्य। जब उनको लगता था कि मैं वीक पड़ चुका हूं और शायद मुझे हराने में ये लोग सफल हो सकते हैं, उस टाइम पे उनसे वो संधि कर लेते थे। और आखिर में कौन जीता? आखिर में शिवाजी जीते। दूसरा, 1914 के अंदर एक ब्रिटिश अधिकारी ने एक लेटर लिखा अंडमान जेल की अथॉरिटीज को। उस टाइम पे सावरकर को 4 साल हो चुके थे। उन्हें लिखा कि जिन लोगों के 5 साल पूरे हो चुके हैं कठोर कारावास में, उनको समुद्र किनारे रहने की उनको अनुमति दी जाए। दे कैन स्टे आउटसाइड ऑन द सी कोस्ट। पर साथ में लिखा कि सावरकर को ये फैसिलिटी मत देना। सावरकर के जो माफी पत्र हैं वो हमारे आंखों में धूल झोंकने के लिए है। और सावरकर को अगर आपने बाहर जाने की अनुमति दी तो सावरकर के क्रांतिकारी दोस्त पूरी यूरोप में है। वो वहां से एक शिप लेके आएंगे, एक वाहन लेके आएंगे और सावरकर को यहां से भगा के ले जाएंगे। तो सावरकर का इतना डर था। दूसरा, उनको कहा जाता है कि वो रिक्रीट वीर भी उनको एक बदनाम करने के लिए एक पदवी दी गई थी कांग्रेस के द्वारा। वो क्यों दी गई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए और आर्म्स ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अब इसके पीछे क्या बैकग्राउंड ये जानने का अपन प्रयत्न करेंगे। देखिए, 1948 में सावरकर ने देखा कि भारत की आर्मी के अंदर रेशियो वाइज मुसलमानों की संख्या ज्यादा है और हिंदुओं की कम है। उन्होंने तो पहले ही भाप लिया था कि पाकिस्तान के डायरेक्शन में पूरी बातें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो उनको लगा कि अगर भारत आजाद होता है, पाकिस्तान अलग हो चुका है, और उस टाइम पे अगर भारत की सैन्य की शक्ति कम होती है तो पाकिस्तान जो है वो भारत पे आक्रमण करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया और उसके कई कैंप्स किए। उन्होंने कहा कि ये मौका है आर्म्स ट्रेनिंग लेने का। साथ में ये भी कहा कि बंदूक चलाना हम सीख जाए, फिर बंदूक किसके सामने चलानी है वो हम तय करेंगे। वो भी एक चाणक्य नीति का बहुत बड़ा एक भाग था। उसका फायदा कैसे हुआ सुनिए आप। 1939 से लेके सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1939 में। 1939 से लेके 1944 तक मुस्लिम लीग ने 4 स्टेटमेंट इशू किए हैं, ये कहते हुए कि हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है आर्मी के अंदर और ये अच्छी बात नहीं है। मतलब ब्रिटिश सरकार को 4 बार वार्न किया उन्होंने, क्योंकि उनको तो मालूम था कि हमें पाकिस्तान लेना है। उनको ये भी मालूम था कि उस दिन अगर भारत की सैनिक की शक्ति ज्यादा होती है तो हमारे जो मंसूबे हैं वो विफल हो जाएंगे। और वैसा ही हुआ। 1948 के अंदर पाकिस्तान ने कश्मीर पे आक्रमण किया और 1/3 कश्मीर हटा लिया। अगर सावरकर का ये कैंपेन न होता और इस कैंपेन के फलस्वरूप बड़ी संख्या में हिंदू आर्मी ज्वाइन न की होती तो शायद गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उस टाइम पे तो ईस्ट बंगाल भी पाकिस्तान में था, ये सभी जगह पे पाकिस्तान अटैक कर सकता था। एक तरीके से बहुत बड़ी सेवा की है सावरकर ने। ये मिलिटराइजेशन कैंपेन जो चलाया वो एक तरीके से उनकी चाणक्य नीति का एक बहुत बड़ा प्रमाण था। और अगर उन्होंने नहीं किया होता तो मैंने जैसे बताया ये 4-5 जगह पे कहीं ना कहीं अटैक ज्यादा होते। कश्मीर पे हुआ, लेकिन वो राजस्थान में भी हो सकते थे हमारे ऊपर, क्योंकि हम वी आर शेयरिंग लैंड बॉर्डर विद देम इन पंजाब, इन राजस्थान, इन गुजरात इवन टुडे। तो सावरकर का बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरा कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी और उनकी जो सिक्योरिटी की जो उनकी जो विजन थी वो
अब हम अपनाइए अपने 60 साल के बाद। दूसरा अंतिम बात रखना चाहूंगा आपके सामने में कि सावरकर का हिंदुत्व क्या है। सावरकर का हिंदुत्व है वो है बिन शर्ती राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म विदाउट एनी कंडीशन, नेशन फर्स्ट इन ट्रू सेंस। इसके 2-3 प्रमाण हैं। 1938 में वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में जब लाहौर गए तो उनसे पूछा गया कि आप और जिन्ना धर्म के आधार पर देश को तोड़ने पे क्यों तुले हो। उस टाइम पे सावरकर ने क्या जवाब दिया, ये गौर करना बहुत जरूरी है, हमारे लिए याद रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि माई सेल्फ एंड जिन्ना आर नॉट बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। हम दोनों एक ही पर वाले पक्षी नहीं है, बट जिन्ना इज फॉर मोर एंड मोर कंसेशन फॉर मुस्लिम्स एट द कॉस्ट ऑफ हिंदू राइट्स। आई एम फॉर इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। मेरी लड़ाई है वो समान अधिकार की लड़ाई है। 1939 के अंदर लखनऊ के कुछ शिया मुसलमानों ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें एक रिजोल्यूशन पास किया। उन्होंने कहा कि कोई भी मुसलमान अगर गौ हत्या करता है वो हिंदू मुस्लिम एकता का विरोधी गिना जाएगा। सावरकर इसको उस जमाने में उन्होंने पेपर में पढ़ा। उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट इशू किया और एक लेटर वो जो शिया मुसलमानों को जो नेता था उसको लिखा। उन्होंने कहा कि मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। अगर ऐसे प्रस्ताव आते रहे बेस्ड ऑन जेन्युइन हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी मुमकिन है। दूसरा, उनका हिंदू राष्ट्र मैनिफेस्टो, उनका जो हिंदू राष्ट्र मैनिफेस्टो वो क्या कहता है, उसके 2-3 आपको मैं पहलू बताऊंगा। वो कहता है कि आजाद भारत में सभी जाति सभी धर्मों को समान अधिकार होगा। एक स्टेप और आगे जाते हैं और वो कहते हैं उसमें कि हमारी जो माइनॉरिटीज है उनका संकेत है क्रिश्चियन और मुसलमानों की तरफ। उनकी पूजा अर्चना में कोई बाधा डालता है तो स्टेट विल स्टेप इन एंड प्रोटेक्ट देम एंड एंश्योर दैट दे आर एबल टू ऑफर देयर प्रेयर्स इन द वे दे हैव बीन डूइंग। लेकिन 3rd नंबर पे वो आगाह करते हैं, नेशन विल नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ ए नेशन विद इन ए नेशन इन द नेम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटिज्म। देश अल्पसंख्यकवाद के नाम पे देश के अंदर दूसरा देश बनने की अनुमति नहीं देगा। और यही भारत की पहले 60 साल की कहानी है। आप आर्टिकल 30 उठा लो। हाँ, लोग तो बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम देश था तो हम हिंदू देश बन सकते थे, हिंदू राष्ट्र बन सकते थे, फिर उसको हम बाजू में रख देते हैं। हाँ, हम सेक्युलर राष्ट्र की बात करते हैं। कॉमन सिविल कोड आप देख लो, क्यों उनके पर्सनल राइट्स अलग होने चाहिए। आर्टिकल 30 में और आप देखिए, अगर माइनॉरिटी की गवर्नमेंट एडेड स्कूल है तो वो मौलवी रख सकती है, मौलवी का पगार सरकार के खजाने में से जाएगा। लेकिन अगर नॉन माइनॉरिटी स्कूल है गवर्नमेंट एडेड तो वो पंडित नहीं रह सकता गीता पढ़ाने के लिए। तो कहने का मतलब कि सावरकर की जो विजन है वो सर्वव्यापी है और मैं मानता हूं कि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के विजन का कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा दाखला देता हूं कि देखिए, महापुरुषों की कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म भी नहीं है, बाहर में बात नहीं करता हूं कि आप स्टूडेंट हो, आप समझ पाओगे इस बात को। कई लोग मुझे बोलते हैं कि क्या नेताजी की विजन उतनी ही जबरदस्त नहीं थी? मैं नेताजी की जबरदस्त थी, पर कुछ खामियां उनकी विजन में कहीं ना कहीं थी। 1938 के अंदर देखिए, 1934-35 के अंदर जिन्ना ने डिमांड की कि वंदे मातरम जो है वो मूर्ति पूजा है और मुसलमान वंदे मातरम को नहीं गाएंगे क्योंकि उनके धर्म के विरुद्ध है। और उन्होंने वंदे मातरम ड्रॉप करने के लिए देश को कहा कि भाई आप सेक्युलर देश हो तो वंदे मातरम को ड्रॉप करो। उस टाइम पे पहले तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया, पर 1947 का जो 1937 का सावरकर का स्पीच है कर्नावती वाला, जब उन्होंने अध्यक्ष पद ग्रहण किया हिंदू महासभा का, उस टाइम पे उन्होंने
कहा कि आज कांग्रेस इसका विरोध कर रही है कि भाई हम वंदे मातरम से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। भाई इतना याद रखना, कांग्रेस विल सेक्रीफाइस वंदे मातरम। 1938 के अंदर नेक्स्ट ईयर कुछ महीनों के बाद ही एक कमेटी बनी और कमेटी ने निर्णय लिया कि देखो भाई मुसलमानों की धर्म भावना इसमें का हनन हो रहा है, इसलिए हमें इसको वी विल रिस्ट्रिक्ट वंदे मातरम टू ओनली 2 पैरास 2 स्टांजास। उस कमेटी के अंदर नेहरू थे और नेताजी बोस भी थे। वैसे ही हम सरदार पटेल की बात करें, महान काम किया उन्होंने जिस तरीके से मर्जर किया प्रिंसली स्टेट्स का, कोई इसका कोई झूठा नहीं है। सावरकर भी अगर होते तो कर पाते कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन किया उन्होंने। लेकिन आपको याद रहे कि पाकिस्तान ने मार्च 23 को जिन्ना ने मार्च 23 को पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास किया लाहौर में, मार्च 23 1940। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने पार्टीशन का विरोध किया। लास्ट में लिखा कि अगर 8 करोड़ मुसलमान देश में रहना नहीं चाहते तो मैं उनको कैसे रोक सकता हूं। वहीं मतलब उन्होंने द्वार खोल दिए थे पार्टीशन के, गांधी जी ने वहीं द्वार खोल कर दे दिए थे। वही लेख फिर से उन्होंने जून में लिखा और 1942 के अंदर उसको ऑफिशियल स्टैंप लगा दिया कांग्रेस ने, उसको एक रिजोल्यूशन के रूप में एक प्रस्ताव पास किया 1942 के अंदर। ये तीन जो मैं आपको बताया, उस टाइम पे सरदार पटेल ने इसका विरोध नहीं किया है। सरदार पटेल ने मुस्लिम लीग का विरोध शुरू जब किया, जब लीग जो है राइट्स करवाने लगी, उसके बाद में सरदार पटेल खुल के आ गए। अगर सरदार पटेल 1940 से 1942 के बीच में उन्होंने खुल के विरोध किया होता तो शायद विभाजन न होता। क्योंकि आप स्टूडेंट हो, ये बात मैं पब्लिक के बीच में नहीं कहता हूं, क्योंकि महापुरुषों की कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। ये मतलब हर एक आदमी को देखो, सावरकर की हुई 4 गलतियां हमारे किताब में लिखी हुई है, लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इसके लिए मैं कहता हूं कि वीर सावरकर जो है वो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह हैं। और हम इस देश को माननीय मोहन जी भागवत ने इसका जो प्रस्तावना लिखा है, उसमें लिखा है, मेरी किताब का जो प्रस्तावना है उसमें लिखा है कि ये किताब, दिस बुक इज ए गाइड ऑन हाउ टू फाइट एंड डिफीट डिविजिव फोर्सेस टू मेक इंडिया ए ग्रेट नेशन। और मैंने इसमें यह कहा है कि मेरी किताब जो है, मेरा उसमें एक अलग प्रस्तावना मैंने खुद का लिखा है, उसमें मैंने लिखा है प्रीफेस, उसमें मैंने लिखा है कि दिस बुक इज ए गाइड on how to prevent another possible partition of the country by taking lessons from the first partition। तो आपको इन बातों को ख्याल रखना होगा। और वीर सावरकर पर जो अटैक होते हैं वो क्यों होते हैं, इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। ये इसके लिए होते हैं कि वीर सावरकर की विजन अगर फेल गई। दूसरा, वीर सावरकर के विजन में मैं फिर से दोहराऊंगा, जो पेट्रियट्स हैं, जो सही मायने में देशभक्त हैं, उनके लिए पूरी जगह है, वो कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन वो एक राडार है। उसमें कोई व्यक्ति है जो बाहर ये दिखाता है कि मैं देशभक्त और अंदर से देश विरोधी प्रवृत्ति कर रहा है, तो वो राडार उसको ढूंढ निकालता है। वो इन लोगों को मालूम है, जो लोग विभाजित भारत पे अपनी बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको ये बात मालूम है और इसलिए वो सावरकर का विरोध करते हैं। इतनी बात कहकर मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। धन्यवाद।